हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स अड्डा। चलिए 13 जुलाई 2021 के द हिंदू एडिटोरियल को एनालाइज करते हैं। आज 3 आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है द पावर ऑफ स्क्रूटिनी, सेकेंड है प्रायोरिटाइजिंग स्कूल रीओपनिंग ऑन द रोड टू रिकवरी, एंड थर्ड है इथियोपियाज पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर। दिस इज टग ऑफ वॉर। तो शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, जो कि है द पावर ऑफ स्क्रूटिनी। तो फ़िलहाल देखो, एक सुप्रीम कोर्ट में केस आया जहाँ पे मैटर क्या था कि दिल्ली असेंबली की एक कमेटी है, दिल्ली असेंबलीज कमेटी ऑन पीस एंड हार्मनी। इसने फेसबुक के सीनियर ऑफिशियल को समन किया और बुलाया, जो कि एक मैटर था 2020 में जो दिल्ली रायट्स हुए थे उससे रिलेटेड मैटर के लिए इस कमेटी ने फेसबुक के ऑफिशियल को समन किया था। तो अब इसके अगेंस्ट फेसबुक सुप्रीम कोर्ट में गया और ये कहा कि दिल्ली असेंबली के पास या इस कमेटी के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो फेसबुक को समन कर सके, क्योंकि जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ये गवर्न होते हैं आईटी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। यानी इनका कहना है कि अगर इन्हें समन करने की कोई अथॉरिटी है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, दिल्ली की इस कमेटी के पास या दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये पावर नहीं है, यानी दिल्ली की गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यही स्टैंड था कि हाँ, ये सही कह रहे हैं कि फेसबुक का जो भी स्टैंड है वो करेक्ट है और दिल्ली के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द असेंबली डज नॉट ओनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिंग, there are many other aspects of governance which can form part of essential functions of legislative assembly and consequently the committee। तो दिल्ली जो सरकार है यहाँ पे उसका सिर्फ और सिर्फ फंक्शन लेजिस्लेटिंग का नहीं है, उसके पास और दूसरे एस्पेक्ट्स भी हैं। फंक्शन का एक यहाँ पे ब्रॉड एस्पेक्ट है और उस एस्पेक्ट को देखते हुए अगर हम देखा जाए तो उनके पास भी कुछ पावर है और यहाँ पे जो उन्होंने समन किया है फेसबुक के ऑफिशियल को वो सही है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये स्टैंड है कि ये जो इनकी पावर है इस कमेटी की वो इंक्विजिटोरियल है और रिकमेंडेटरी है। तो हालांकि क्योंकि दिल्ली का जो ये गवर्नमेंट है वो भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ऐसा तो नहीं है कि किसी ने भी उस गवर्नमेंट को बना दिया है, तो उनके पास भी राइट हैं और इसके तहत वो समन कर सकते हैं फेसबुक के ऑफिशियल को। पर यहाँ पे इस कमेटी को और दिल्ली गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी रिजर्व्ड जो फील्ड है उसमें ट्रांसग्रेस ना करे, यानी पावर को उनके पावर में घुसने की कोशिश ना की जाए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। पर ये जो स्टैंड है, जो ये समन किया गया है फेसबुक के ऑफिशियल को, वो सही है और ये उनके पावर के दायरे में ही आती है, उन्होंने उसको ट्रांसग्रेस नहीं किया है। अब यहाँ पे देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है the court refused to buy the argument that social media intermediaries are merely a platform for exchange of ideas without performing any significant role फॉर देमसेल्व्स। तो जनरली जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो ये कहते हैं कि इस पे जो भी कंटेंट है वो एक थर्ड किसी और के द्वारा यहाँ पे लाया जाता है, कुछ और लोग इसको रीड करते हैं। तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कोई भी रोल नहीं है इसको स्क्रूटिनाइज़ करने में, या यहाँ इसका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इनके प्लेटफॉर्म पे क्या कंटेंट है। अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने नकारा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो बचते आए हैं, तो उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं चलेगा। जो भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है सोशल मीडिया के थ्रू, वो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे आसपास के गवर्नेंस पे और स्टेट के गवर्नेंस पे। जैसे मान लो जो फ़िलहाल ये केस है दिल्ली रायट 2020, ये कहा जा रहा है कि ये जो वायलेंस है ये स्प्रेड हुआ कहीं ना कहीं फेसबुक पे मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से ये चीज़ स्प्रेड हुई और इसके चक्कर में इनके ऑफिशियल को समन किया गया है। तो ऐसे में अब फेसबुक अपना रोल ही यहाँ पे कहे कि हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट पोस्ट होता है वो किसी और के द्वारा पोस्ट होता है, कुछ और लोग इसको रीड करते हैं, ना हमारे द्वारा कंटेंट पोस्ट किया जाता है और ना ही हमारी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पे सोशल मीडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि उनके प्लेटफॉर्म पे किस तरह का कंटेंट सर्कुलेट हो रहा है।
Center now opens the gate for scrutiny of social media platforms by other states. अब देखो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और इसके पास एक लिमिटेड पावर है, और अगर दिल्ली के पास ये स्क्रूटिनी की पावर है तो ऐसे में जो दूसरे स्टेट्स हैं जो कि फुल स्टेट्स हैं उनके पास इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्क्रूटिनाइज करने की जो पावर है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गेट खोल दिया है कि सारे स्टेट्स इस तरह की स्क्रूटिनी को कर सकते हैं, which however have significantly more powers than this UT obviously। अब ऐसे में एक स्टेट ओपन हो गया है कि सारे स्टेट्स ऐसा कर सकते हैं कि स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं कि सोशल मीडिया के द्वारा कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, चाहे वो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर या किसी भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो उनको समन किया जा सकता है और उनके रोल को स्क्रूटिनाइज किया जा सकता है अलग अलग स्टेट्स के द्वारा। तो ये था हमारा पहला आर्टिकल। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा आर्टिकल जो कि है प्रायोरिटाइजिंग स्कूल रीओपनिंग ऑन द रोड टू रिकवरी। तो देखो पिछले ऑलमोस्ट एक साल से जो स्कूल हैं, एक साल से ज़्यादा ही का समय हो गया कि स्कूल्स बंद हैं ऑल ओवर इंडिया में, और ऐसे में सभी बच्चे अपने घरों में कन्फाइन हैं, और ऐसे में उनका जो एजुकेशनल लेवल है वो तो थोड़ा बैकवर्ड सिचुएशन में जा ही रहा है। साथ ही साथ बच्चों की हेल्थ पे, मेंटल वेलबींग पे भी इसका असर आ रहा है। अब यहाँ पे जो इस आर्टिकल के राइटर हैं वो ये कहते हैं कि हमारे इंडिया में गवर्नमेंट ने स्कूल को क्लोज़ कर दिया ये कहकर कि पैंडमिक ना फैले, वायरस ना फैले, तो सावधानी बरतने के लिए स्कूल को पूरी तरह से बंद रख रखा है। पर ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं कई सारी जिन्होंने पैंडमिक को फैलने के बावजूद अपने स्कूल्स को ओपन रखा है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है पुर्तगाल का, फ्रांस का, नीदरलैंड का, और यूनाइटेड स्टेट्स में भी पहले तो स्कूल बंद किए गए थे पर सितंबर 2020 में इनको खोल दिया गया, और उसके बाद जब सेकेंड वेव आई उसके बावजूद भी इन स्कूल्स को बंद नहीं किया गया था। अब इसका क्या रीज़न है कि इस पैंडमिक की सिचुएशन में भी स्कूल को खोलने की बात चल रही है यहाँ पे, और कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने स्कूल को ऑलरेडी ओपन कर दिया है। तो उसका एक रीज़न क्या यहाँ पे देखो राइटर बता रहे हैं कि जो बच्चे घर में रह रहे हैं उनका एडवर्स इफेक्ट उन पर आ रहा है, ना सिर्फ उनके एजुकेशनल लेवल पे बल्कि एजुकेशनल बैकग्राउंड है उस पर इनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। अब देखो जो एग्जांपल्स इन्होंने राइटर ने दिए हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखो राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं जिससे बच्चों का फ्यूचर ज़्यादा अच्छा बन सके, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव हो सके, और पॉवर्टी से एलिविएशन का एक मीडियम होता है एजुकेशन मिडिल क्लास फैमिलीज़ में। अगर हम पैंडेमिक के पहले की बात करें तभी भी एक ह्यूज गैप था बच्चों में। मतलब अगर एक बच्चा 10th क्लास में है तो उसको जो स्किल, जो नॉलेज है वो एक 8th क्लास के बच्चे की इक्विवेलेंट होती है। मतलब जो 10th क्लास में होनी चाहिए वो उतनी नॉलेज है जो कि एक 8th क्लास के बच्चे में होनी चाहिए, यानी 2 साल का गैप ऑलरेडी प्रेजेंट था। अब ऐसे में जब स्कूल इतने समय के लिए बंद है तो ये जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब यहाँ पे देखो राइटर एक क्वेश्चन पूछते हैं, डज इट नॉट पुश द नेक्स्ट जनरेशन डीपर इनटू पॉवर्टी। क्योंकि हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ में अक्सर ये माना जाता है और जो एजुकेशन है उसमें इन्वेस्टमेंट इस पर्पज़ से किया जाता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इस पॉवर्टी की सिचुएशन से बाहर आएगी, एक अच्छी जॉब उसे मिलेगी और उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो कुछ हद तक इम्प्रूव हो सकेगा। पर क्योंकि अब स्कूल ही बंद हैं और एजुकेशनल लेवल जो बच्चों का है वो नीचे गिरता जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी इस हालत में, जो पॉवर्टी की सिचुएशन है उसमें ही रह जाएगी और उससे बाहर नहीं निकल पाएगी। अब यहाँ पे देखो एक सर्वे बताया जा रहा है कि 2020 नवंबर में 10 स्टेट्स में सर्वे किया गया था और ये एस्टिमेट लगाया गया था इस सर्वे में कि जो 2/3 चिल्ड्रन है रूरल एरियाज़ में वो स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाएंगे, ठीक है। और हरियाणा में देखा भी गया है कि हरियाणा में तो ये रिपोर्ट किया गया है कि जो 42% स्टूडेंट्स हैं प्राइवेट स्कूल में वो ड्रॉप कर चुके हैं। और इसके बाद स्कूल से तो बच्चे कम हो ही रहे हैं, साथ ही साथ जो चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड मैरिज है, इसके केसेस भी सामने आ रहे हैं। और इसके अलावा क्योंकि देखो स्कूल बंद हैं तो मिड डे मील प्रोग्राम के तहत जो बच्चों को न्यूट्रिशन मिलता था वो भी बंद हो रखा है। तो ऐसे में बच्चों में ऑलमोस्ट 8 लाख स्टूडेंट्स हैं जिनमें देखा गया है कि वो अंडरवेट या वेस्टिंग का सामना कर सकते हैं इस सिचुएशन, जो भी सिचुएशन प्रेवलेंट है इसके बाद।
तो ऐसे में बच्चों के लिए स्कूल बंद होना सिर्फ ये नहीं है कि वो एजुकेशनल फील्ड में पीछे जा रहे हैं, और भी लेवल्स हैं, चाहे वो उनकी चाहे हमने देखा लेबर है, चाहे उनका ड्रॉप आउट रेट यानी एजुकेशन से पूरी तरह से हट ही जाएंगे, फिर उन्हें लेबर में लगा दिया जाएगा, उनकी मैरिज कर दी जाएगी, या न्यूट्रिशन लेवल उनका भी काफ़ी हद तक ख़राब होगा। इसके साथ ही साथ उनका जो मेंटल हेल्थ है उस पर भी एक एडवर्स इफ़ेक्ट आएगा इस स्कूल के बंद होने के बाद। अब यहाँ पे देखो आगे राइटर कहते हैं कि यूएस में देखा गया कि स्कूल जब बंद हुए थे तो बच्चों के मेंटल हेल्थ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया, और उसके बाद वहाँ पे सुसाइड के केसेस बच्चों में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग गए। और ये देखते हुए फिर वहाँ, और साथ ही साथ देखो यूके में भी ऐसा देखा गया कि 40% अचानक से बढ़ गए उन बच्चों के नंबर्स जो कि एंटी डिप्रेसेंट ले रहे थे। तो ऐसे में ये देखते हुए हम कह सकते हैं कि स्कूल का बंद होना ना सिर्फ एजुकेशन लेवल को डिग्रेड करता है, बल्कि दूसरे लेवल्स पे भी बच्चों को एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे देखो एक स्टडी भी बताई जा रही है, यूएस में की गई थी ये स्टडी, यूएस एंड यूरोप में, और ये प्रोफेसर हैं राज एस भोपाल। इन्होंने ये देखा कि कोविड-19 इन द एज, जो कि बच्चों का एज ग्रुप है, उसमें जो रिस्क है कोविड-19 का वो काफ़ी कम है। और इतना कम है कि इसके बाद ये कहा जा रहा है कि स्कूल्स को ओपन किए जाने चाहिए, क्योंकि जो रिस्क लेवल है बच्चों में वो काफ़ी कम है। फर्स्ट वेव थी या सेकंड वेव थी, दोनों ही वेव्स में जो खतरा था वो सीनियर्स को ज़्यादा था, 40+ एज ग्रुप को ज़्यादा था। बच्चों में तभी भी खतरा नहीं था इतना ज़्यादा, और अभी भी इतना ज़्यादा खतरा नहीं है। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि एक मुंबई का डैशबोर्ड डेटा है जिसमें ये कहा गया है द कोविड-19 इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट फॉर अंडर 19 ये बहुत ही कम है। कितना है? ऑलमोस्ट 0.003%। यानी कोविड-19 से डेथ होने वाले बच्चों का नंबर जो 19 की एज से कम है वो बहुत ही कम है। और इसको कंपेयर करें इन्फेंट मोर्टालिटी रेट से जो इंडिया में है 3%, यानी इसका 1000 गुना ज़्यादा है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। और जापान के से कंपेयर करें तो जापान से ये 60, जापान में जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो 60 टाइम्स हायर है इस रेट के कंपैरिजन में। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो बच्चों में इन्फेक्शन के चांसेस है और डेथ के चांसेस है वो बहुत ही कम है, और उस नेग्लिजिबल चांस के बदले में पूरे स्कूल को बंद कर देना और बच्चों को इस सिचुएशन में डाल देना कि एजुकेशन लेवल पे इम्पैक्ट आ रहा है, उनके मेंटल लेवल पे इम्पैक्ट आ रहा है, लेबर फील्ड में उन्हें छोड़ दिया जा रहा है पेरेंट्स के द्वारा, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन भी इतनी ख़राब है। तो ऐसे में स्कूल को ओपन करने के कई एस्पेक्ट में हम देखें तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। फिर ये भी कहा जा रहा है कि थर्ड वेव में जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं बच्चों में वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, पर इसके पीछे भी राइटर कह रहे हैं कि कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, कि हम किसी स्टडी के बेसिस पे नहीं क्लेम किया जा रहा है। तो ऐसे में राइटर कह रहे हैं द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट देम ऑन, जो टीचर्स हैं उनको फ्रंट लाइन वर्कर्स के तरह से डील करना चाहिए, और उनमें भी वैक्सीनेशन जल्दी कराया जाना चाहिए, जिससे कि स्कूल की रीओपनिंग जल्दी हो सके, बच्चों का और टीचर्स का स्कूल में इंटरेक्शन अच्छे से हो सके, और जो वायरस के स्प्रेड का खतरा है वो ख़त्म या कम हो सके। अब देखो वो बच्चे जो कि ऑलरेडी फैसिलिटीज़ हैं जिनके घर में, जिनके पेरेंट्स ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं अलग अलग सर्विसेज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी वो एक्सेस कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन को अफोर्ड कर सकते हैं। उनकी एजुकेशनल लेवल में उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं अराइज होंगी, और ना ही उनके मेंटल लेवल में और दूसरे एस्पेक्ट्स में चेंजेस आएंगे। पर वो पेरेंट्स जिनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं हैं, वो बच्चे कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में स्कूल को ओपन किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा राइटर का स्टैंड है। अब देखते हैं हमारा आज का थर्ड एंड लास्ट आर्टिकल, जो कि है इथोपियाज़ पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर। तो आप यहाँ देखेंगे ये है इथोपिया और ये है इरिट्रिया, और इथोपिया पे पिछले काफ़ी समय से एक पॉलिटिकल पार्टी, कोलिजन पार्टी थी, उसका यहाँ पे शासन था, और ये पार्टी है EPRDF। इसकी फुल फॉर्म है इथोपियन पीपल्स रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट। और देखो इस गवर्नमेंट में जो मेन जिसका हम कहें जो मेन तबका था, यहाँ पे देखो एक रीजन है टिग्रे रीजन, और यहाँ पे जो लोग हैं उनको टिग्रे पीपल कहते हैं। तो इनका इस शासन में दबदबा था, मतलब ये मेजॉरिटी में थे। और उस समय इथोपिया का इरिट्रिया के साथ
ज़बरदस्त क्लैश चल रहा था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस भी हुआ था। पर 2018 में यहाँ के जो नए पीएम थे उन्होंने क्या किया, इरिट्रिया के साथ समझौता किया और पीस ट्रीटी यहाँ पे, मतलब इनके बीच में पीस स्टैब्लिश हो गया। अब ऐसे में देखो होता क्या है कि इनके बीच में तो पीस स्टैब्लिश हो गया, ये गवर्नमेंट भी चेंज हो गई और यहाँ पे नई गवर्नमेंट बनी और उस गवर्नमेंट ने तो इरिट्रिया के साथ पीस स्टैब्लिश कर लिया। पर अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो टिग्रे रीजन है यहाँ पे डोमिनेंस है टिग्रे पीपल का, और टिग्रे का जो इरिट्रिया है उसके साथ कभी भी बनती नहीं थी, ठीक है। तो ऐसे में अब इनके बीच में हम कह सकते हैं दुश्मनी है। और यहाँ पे जो न्यू पीएम बने थे एबे, उनका भी देखें तो ये बिलोंग करते हैं ओरोमो कम्युनिटी से, ठीक है। और ओरोमो कम्युनिटी इथोपिया में डोमिनेंट है और टिग्रे पीपल काफ़ी कम है। उसके बावजूद पिछले काफ़ी समय से जो रूलर है वो टिग्रे पीपल, उनका डोमिनेंस था रूलिंग हम कहें पार्टी में। बट अब पावर में आ गए हैं ओरोमो कम्युनिटी से पीएम। तो अब यहाँ पे जो कम्युनिटी के बीच में क्लैश है कहीं ना कहीं वो शुरू हो गया है कि ओरोमो पीपल अब पावर को अपने हाथों में लेना चाहते हैं और यहाँ पे जो टिग्रे पीपल है उनके पावर को यहाँ पे कम करना चाहते हैं। तो और यही रीज़न है कि यहाँ पे इरिट्रिया के बीच में और यहाँ पे जो टिग्रे रीजन है इनके लोगों के बीच में और जो ओरोमो यहाँ के पीएम है उनके बीच में कहीं ना कहीं क्लैशेस आ गए। तो यहाँ से इन्होंने वायलेंट अटैक शुरू कर दिया इरिट्रिया पे, उनको सप्रेस करने के लिए। ये जो पीएम है इन्होंने वायलेंट अटैक शुरू कर दिए इन पीपल पे और साथ ही साथ इरिट्रिया से भी अटैक शुरू हो गए। तो इस तरीके से जो टिग्रे पीपल है उनका अपने ही देश में भी लोगों से अटैक हुआ और साथ ही साथ इरिट्रिया से भी अटैक हुआ। इरिट्रिया ने इसलिए अटैक किया क्योंकि पिछले कितने समय से जो वायलेंस चला आ रहा था उसका बदला लेने का चांस नज़र आया इरिट्रिया को। तो फिलहाल ये सिचुएशन बनी हुई है और फिलहाल यहाँ के जो पीएम है इथोपिया के एबे, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका था। पर जब ये सिचुएशन अराइज़ हुई तो वहाँ पे यूएन ने भी ये कह दिया कि ये जो सिचुएशन है अच्छी नहीं है और फिर अब इनको कहा, कहीं ना कहीं इसको ये माना, जिम्मेदार माना कि वहाँ पे जो ब्लड शेड हो रहा है, जो रेप के केसेस सामने आ रहे हैं, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं ये पीएम। तो ये फ़िलहाल वहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है कि एक तरह से यहाँ पे जो अलग अलग कम्युनिटी है उनके बीच में क्लैशेस हो रहे हैं और यही प्रॉब्लम यहाँ पे पर्टिनेंट है। और यहाँ पे टिग्रे पीपल देखो है तो बहुत छोटे से एरिया में, पर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और रूलिंग कोलिजन में भी इनका काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस था। तो इनको सप्रेस करना इतना आसान नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हैं ये अपने रीजन में। तो अब देखो आगे की क्या सिचुएशन होती है वो तो वक्त बताएगा, पर फिलहाल की सिचुएशन यही है कि यहाँ पे एक तरह से कम्युनिटी क्लैश उभर आए हैं और साथ ही साथ इसमें इरिट्रिया ने भी साथ दिया यहाँ के पीएम का। तो ये थे आज के हमारे एडिटोरियल डिस्कशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।